भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन। अखिल भारतीय से भी समझ आ रहा होगा कि ये एक नेशनल लेवल की संस्था है और हमारी अभी अखिल भारतीय की अराउंड 350 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में हैं। तो सभी प्रकल्पों को लेकर, सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर आगे बढ़ रही है। अराउंड 35,000 से ऊपर महिलाएं इसमें जुड़ी हैं। ये एक ऐसी शाखा है, ऐसा सम्मेलन है जिसको महिलाओं ने ऊंचाई तक पहुंचाया है। तो एक बार नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति पे ले जाते हैं। आज हम आप सबके समक्ष आए हैं और मुझे लगता है कि जो युवा शक्ति है, जैसे मैंने कहा आपको कि नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति, वैसे ही युवा शक्ति राष्ट्रीय प्रगति। क्या मानते हैं आप लोग कि जो हमारी राष्ट्र की प्रगति है वो आप लोगों से ही निश्चित रहती है। एक युवा आगे आने वाला कल है। आप अगर मजबूत हैं, सशक्त हैं, मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, आप अगर मजबूत हैं, सशक्त हैं, संस्कारी हैं, सौम्य हैं, ऊर्जावान हैं, दक्ष हैं, शिक्षित हैं, तो देश को विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मानते हैं? तो एक बार अपने लिए तालियां युवाओं के लिए। आज हमारे मध्य आपको मिलाना चाहूंगी कि प्रदेश की पूरी टीम मौजूद है हमारे साथ में। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन बाद में कराती अभी, पर फिर भी एक बार मुझे मन किया कि उनसे मिलवाऊं, क्योंकि नारी शक्ति राष्ट्रीय शक्ति बोला है तो जो प्रदेश की जो अध्यक्ष है नमिता जी खंडेलवाल हमारे साथ स्वयं आई हैं। एक बार नमिता जी प्लीज आप बच्चों को खड़े होकर शूटिंग कर दे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ताकि बेटा के लोग संभाल लेंगे। हमें पता है हमारे पास आज बहुत मजबूत टीम है, बहुत सारे हाथ है हमारे साथ में। तो अब मैं आप युवाओं से मिलने आ रही हूँ, तो उसी के लिए मैं आपसे वार्तालाप करती हूँ। एक युवा के विचारों को अपने विचारों से, मतलब आपके विचारों को अगर मैंने अपने विचारों से जोड़ दिया और अपनी सोच को अगर आपके शब्दों तक ला दिया या आपके मन तक पहुंचा दिया, तो मैं सही मायने में उसको अपनी जीत मानूंगी। तो आज उसी काम को करने के लिए हम आए हैं। बहुत बड़ा काम है, बहुत आसान काम नहीं है जिसको हम आपके समक्ष लेके आए हैं। और वो विचार भी इतना कठिन है कि उसको सोचना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसके अनुरूप वो उतना खड़ा नहीं उतरता है। हमारे मन नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको उस अभियान से जोड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि वो एक जन जागरूकता अभियान है। सभी थोड़ा सा मेरी बातों पे ध्यान देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कुछ विचार होते हैं जिन्हें हम मन में ही आते ही अपना लेते हैं, लेकिन कुछ विचार होते हैं जिनको अमल करने के लिए, जिनको हमारे मन का हाँ बुलवाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। तो आज जो विचार आपके सामने रखने आए हैं, उस सोच और उस कदम को बढ़ाना आसान नहीं। आज हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप नामुमकिन सा है। किसी भी भावनाओं को नुकसान ना पहुंचाते हुए और आप उसकी उपयोगिता को, महत्वता को इसके रूबरू करवाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये जो विचार है वो है देहदान। देहदान आप लोग समझते हैं? देहदान जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी डोनेशन। सही, मरणोपरांत शरीर का अंतिम संस्कार ना कर मेडिकल विद्यार्थियों को दान कर देना, जिससे उनकी शिक्षा में हम सहायता कर सकेंगे। बस हम आपको देहदान की प्रणाली से ही रूबरू कराने आए हैं। हम उन विचारों को ही आप तक पहुंचाने आए हैं। अब मैं इसके लिए हमारी जो सचिव है, प्रदेश सचिव डॉक्टर रानू गुप्ता को आपके समक्ष बुलाऊंगी। वो आपको पूरे इसके वैज्ञानिक तरीके, आपको उसमें क्या सहायता है, किस तरीके से आप उन्हें कर सकते हैं, किस तरीके से ये कार्य आगे तक जाता है, कैसे हम मेडिकल स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। हम आए हैं केवल जागरूकता फैलाने। आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि एक जागरूकता अभियान है। कोई पे किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं होता है। ये सिर्फ आपके मनों में एक विचार को डालना है कि हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं।
जिसको अच्छा लगे, जिसे समझ आए, वो अपना इस विचार को, हमारे इस विचार को आगे तक पहुंचाए और इस अभियान में हमारा साथ दे। तो आप सभी का साथ हमें मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। आभार, धन्यवाद डॉक्टर रानू गुप्ता। थैंक यू अंबिका जी। बॉडी डोनेशन टुवर्ड्स अ हेल्दी सोसाइटी, यही बॉडी डोनेशन होता है। हम अगर शॉर्ट में बात करें, हमारे सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि देहदान क्या होता है। जब हम देहदान के बारे में बात करते हैं तो देहदान क्या होता है? तो देहदान बहुत सारे तरीके से हम काम करते हैं। कई बार हम आहार का दान करते हैं, बहुत सारे तरीके से हम दान करते हैं। कई बार आहार का हम दान करते हैं, जिसको हम अन्नदान कहते हैं। कई बार हम औषध का दान करते हैं, जिसको हम औषध दान कहते हैं। कई बार होता है कि ज्ञान का दान होता है, जैसे आपका ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पे शिक्षक आपको शिक्षा का दान करते हैं तो शिक्षा दान होता है। इस तरह से बहुत सारे दान होते हैं। कई बार हम नेत्रदान करते हैं और कई बार हम अपने रिलेटिव्स या क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं उनको ऑर्गन डोनेशन भी करते हैं, जैसे लीवर दान करते हैं या किडनी दान करते हैं, उसको हम अन्नदान कहते हैं। लेकिन इन सबसे परे भी एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं देहदान। तो स्वेच्छा से जब समाज के हित के लिए या किसी उत्तम कार्य के लिए अपने शरीर का दान किया जाता है, उसे ही हम देहदान, शरीर दान या बॉडी डोनेशन कहते हैं। आप सभी जानते हैं हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। क्या आप जानते हैं वो 5 तत्व कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है और हमारी मृत्यु के बाद भी इन 5 तत्वों में ही हमारा शरीर विलीन हो जाएगा। तो हम हमारी ये जो सुंदर काया है, जब जीते जी तो हम बहुत सारे दान कर रहे हैं, लेकिन सुंदर काया का यदि हम अंतिम संस्कार न करके यदि मेडिकल कॉलेज में डोनेट कर दें तो हमारा ये शरीर है बाद में भी काम आ जाएगा। तो यही देहदान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉडी डोनेशन की क्यों जरूरत होती है। जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, चाहे वो एमबीबीएस का हो, चाहे आयुर्वेदिक कॉलेज हो, चाहे डेंटल कॉलेज हो, चाहे होम्योपैथी कॉलेजेस हैं, सब में फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है ह्यूमन एनाटॉमी। तो उस ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए, इसको हम हिंदी में बोल देते हैं मानव शरीर संरचना का अध्ययन करना होता है। तो मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करने के लिए हमें डेड बॉडी की जरूरत होती है, जिसको हम मेडिकल साइंस में कैटेगरी बोलते हैं। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसका अच्छी तरह से डेड बॉडी का डायसेक्शन करते हैं, उसके बाद वो सीखते हैं। तो आप सभी जानते हैं जैसे हम कोई इंजेक्शन, कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, बस इंजेक्शन लगाती है तो किसी पर्टिकुलर टेस्ट नहीं लगाती है, ये तो नहीं कहीं पे भी लगा दिया, ऐसा तो नहीं है ना। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर टेस्ट में जब उन्होंने लगाया होता है तो उनको ये पता होता है कि यहाँ पे हम इंजेक्शन लगा रहे हैं तो किसी भी दूसरे टिश्यूज का, किसी दूसरे ऑर्गन्स का डैमेज नहीं होगा। जब ह्यूमन बॉडी की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कौन सी आर्टरी कहाँ पे है, कौन सी वेन कहाँ पे है, हमारा हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड है, लीवर का क्या साइज है। जितने सारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, बोन्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है, उन सब की यहाँ पे स्टडी करनी होगी और उन सब का बॉडी डायसेक्शन से हमें पता चल जाता है। तो फर्स्ट ईयर में ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के लिए डेड बॉडीज की जरूरत होती है। अभी सिचुएशन ये है कि एक बैच में अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 बच्चों का ही होना चाहिए। 10 से 15 स्टूडेंट्स होते हैं तो वो एक आइडियल बैच होता है डायसेक्शन के लिए। लेकिन अभी ये होता है कि 50-50 स्टूडेंट्स एक बैच में होते हैं, तो वहाँ पर देखना और समझना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा डेड बॉडीज अवेलेबल होगी, टॉपिक थोड़ा गंभीर है लेकिन समझना भी जरूरी है, जितनी ज़्यादा डेड बॉडीज होंगी उतना ही उनको ईजी होगा स्टडीज करने के लिए। तो जितना ज़्यादा बॉडी डोनेशन होंगे उतनी ज़्यादा डेड बॉडीज अवेलेबल होंगी
भी होती है, जितनी भी रिसर्चेस होती हैं मेडिकल साइंस में, जितनी भी रिसर्चेस होती है वहाँ पे भी उनको डेड बॉडीज की जरूरत होती है। आज क्वालिटेटिव ऑपरेशंस भी हम लोग इजीली कर लेते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी का अच्छी तरह से हमने अध्ययन कर रखा होता है। तो साइंस के डेवलपमेंट के लिए या मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के लिए बॉडी डोनेशन की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि आपने बॉडी डोनेट करने का तो सोच लिया, लेकिन कई बार मन में शंका आती है कि देर में हमारा मेडिकल कॉलेज में कैसे क्या होगा। तो मेडिकल कॉलेज में जिस तरह आप यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट्स हैं आप अपने टीचर से सीखते हैं तो आप उनको गुरु मानते हैं ना, राइट? यस मैम। सब आपके टीचर हैं, आप उनका रिस्पेक्ट करते हैं और अपन 4 सितंबर 5 सितंबर को टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनका ऑनर करते हैं। तो इसी तरह से मेडिकल कॉलेज में जब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स जाते हैं, जब एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाकर डाइसेक्शन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर उनको जो डेड बॉडी होती है उसका ऑनर, उसका सम्मान करवाया जाता है। आपके फोटोज में देखते रहेंगे किस तरह से उन्होंने डेड बॉडीज का फूल माला चढ़ा रखे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनके सामने अपना शीश भी झुकाया जा रहा है। क्योंकि जिससे भी हम सीखते हैं वो हमारे टीचर होता है। तो जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी डेड बॉडी से सीखते हैं, तो उनका जो एनाटॉमी का फर्स्ट टीचर जो होता है वो डेड बॉडी ही होती है। तो इसलिए उनको सम्मान दिया जाता है, उनके सम्मान में एक शपथ भी दिलाई जाती है जिसको कि मेडिकल साइंस में कैटेगरी कोड करते हैं। तो मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारी बॉडी जब हम डोनेट कर देंगे तो बॉडी की दुर्गति होगी या क्या होगा। बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बॉडी डोनेशन कौन कर सकता है? 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति बॉडी डोनेशन के लिए अपना संकल्प पत्र या फ्लैश फॉर्म कर सकता है। 18 वर्ष इसलिए कही गई है क्योंकि 18 वर्ष में हमारा जो शरीर होता है वो परिपक्व हो जाता है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी बोन्स टिश्यूज होती है, सब डेवलप हो जाती है। तो उस डेवलपमेंट की वजह से ही 18 वर्ष रखी गई है। 18 वर्ष के बाद कोई भी व्यक्ति ऑर्गन डोनेशन के लिए फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट होता है मृत्यु के बाद जो लीगल उत्तराधिकारी होता है वो भी बॉडी डोनेट कर सकता है। बॉडी डोनेशन के लिए किसी भी धर्म, जाति, लिंग या लिंग का कोई बाधा नहीं होगी। कोई सा भी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई सा भी धर्म हो, जैन हो, सारी कम्युनिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं और किसी भी तरह का मेल हो चाहे फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी बॉडी डोनेट कर सकता है। देहदान के लिए क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देहदान के लिए सबसे पहले तो जीवित रहते हुए आपको देहदान का संकल्प पत्र भरना होता है जिसको हम फ्लैश फॉर्म कहते हैं। दूसरा, देहदान जो करने के लिए देहदान जो फॉर्म फिल कर रहा है उसकी 2 फोटोज रिक्वायर्ड होती है और रेजिडेंस प्रूफ के लिए कोई भी आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है, चाहे आधार कार्ड हो चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए होता है। इसका फोन नंबर भी चाहिए होता है। माता पिता, अगर पेरेंट्स है तो माता पिता, या वाइफ है तो वाइफ का नाम, या बच्चे है तो बच्चों का नाम चाहिए होता है। हस्ताक्षर के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता होती है और उसका उनका साथ ही रेजिडेंस प्रूफ भी चाहिए होता है। इस तरह से देखिए देहदान फॉर्म है, ये फिल किया हुआ ही फॉर्म है। अभी रिसेंटली हमारे बरौनी में की शाखा से ये फॉर्म बना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले नाम आ गया, उसके बाद ये उनकी या धर्मपत्नी या जो भी उनका नाम आ गया, एज आ गई और निवासी आ गया और उसके बाद जिन्होंने उनका जो क्लोज रिलेटिव है इसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे इनकी वाइफ का डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर ये 2 गवाहों के हस्ताक्षर है और यहाँ पे जो डोनर है उनके ही हस्ताक्षर है। इस तरह से ये फॉर्म फिल किया जाता है। अब बात आती है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, मेडिकल कॉलेज में जमा भी करा दिया, तो जमा कराने के बाद मेडिकल कॉलेज वाले 5 दिन 10 दिन महीने बाद आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, उसको देहदान कार्ड कहते हैं। तो उसमें आपका पूरा ये आता है आपने बॉडी डोनेशन किया है। इस बारे में अब नेक्स्ट बात आती है संकल्प पत्र भरना क्यों जरूरी होता है? तभी सफल होगा जब आप लोग उसे सुन रहे हैं और उसे
हेलो हेलो राइट। अगर हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो आपको बता रही है तो आप में से कितने लोग हैं जो उनके क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं जिनका प्रेजेंटेशन। क्या आप बता सकते हैं कि कौन बॉडी डोनेट कर सकता है? रिसेंटली ही हमने अभी इसको बताया है। Yes. बिल्कुल बिल्कुल ये इंट्रैक्शन है। क्यों कर सकता है 18+? आराम से यस। वेल डेवलप हो जाता है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट बात आती है आप ये बता अभी मैम ने बताया कि किस तरीके से किया जा सकता है किनकी परमिशन चाहिए होती है तो थोड़ा सा आप लोग इस पे बता पाएंगे फॉर्म कैसे फिल होता है किन लोग के सिग्नेचर होते हैं। कोई बात नहीं, सब अपनी कॉम्पिटेंस आएगा। देखिए हम लोग आए हैं आप सबको सिर्फ ये पूरा की डिटेल में पता चले राइट। अगर आपको डिटेल में देखनी है तो हमारा प्रेजेंटेशन भी खराब है और आप लोगों का यहाँ टाइम वेस्ट करना बैठना भी मुझे ऐसा लगा। हम जो भी जानकारी ले रहे हैं उसे पूरी तो ले बाकी आप करना नहीं करना तो सब कुछ अपने ऊपर है। तो नेक्स्ट अब प्लीज आप लोग ध्यान से सुने। मैम की आवाज भी जरूरी नहीं ना सबकी आवाज मेरी जितनी हो बिना माइक के भी पहुंच जाए राइट। तो थोड़ा सा आप कॉपरेट कीजिए उन्हें सुनिए और वो इतना अच्छा तैयार करके लाएंगे तो देखिए डॉक्टर है थोड़ा सम्मान में ही चुप रह के उनको सुन लीजिए। हाँ रानू जी सॉरी कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है और जो डोनेट कर रहे हैं उनके और उनकी जो फोटोग्राफ्स चाहिए बच्चों की या फिर पेरेंट्स की उनकी परमिशन चाहिए और वो प्रूफ चाहिए कि वो बॉडी डोनेट करने वाले हैं। इसी तरह से आपको ध्यान से सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। रानू जी टेस्ट लेते रहो उससे सुनेंगे। अब तक हमने क्या क्या बताया कुछ बता सकते हैं? कोई बहुत ब्रीफ में बिल्कुल 2-3-4 लाइनों में। हाँ? आप बता सकते हैं? रिपीट कीजिए एक बार। ये नारी शक्ति राष्ट्रीय शक्ति नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति यहाँ पे सिद्ध भी हो रहा है, तो नारी शक्ति के लिए एक बार जोड़ा था। बॉडी डोनेशन क्या होता है तो मेडिकल स्टूडेंट को मिलता है जिससे उनको भी उनकी भी प्रैक्टिस होती है वो भी उनको एक टीचर के फर्स्ट टीचर होता है वो फर्स्ट टीचर ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट का फर्स्ट टीचर उसमें इसको कैटेगरी बोलते हैं मेडिकल साइंस। वेरी गुड। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है। किसी को कोई क्वेरीज या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही समझने में? ठीक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संकल्प पत्र भरना क्यों जरूरी होता है? कोई बता सकता है? संकल्प पत्र भरना क्यों जरूरी होता है? शॉर्ट में किसी के दिमाग में कुछ बात आ रही हो?
अब बात आ गई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देहदान के लिए संकल्प पत्र कहाँ भरा जाता है। तो मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाके आप संकल्प पत्र भर सकते हैं। दूसरा, किसी भी एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि अभी अंबिका जी ने बताया, हमारा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन पिछले 2 सालों से अंगदान देहदान पर बहुत अधिक काम कर रहा है, तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तीसरा, भारत सरकार ने एक वेबसाइट चला रखी है www.organindia.org। तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स है, वहाँ पे आप जाके पूरा बॉडी डोनेशन फॉर्म कौन से स्टेट है क्या है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जाके भी संकल्प पत्र या प्लेज फॉर्म या डोनर फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है मृत्यु के कितने घंटे बाद तक बॉडी डोनेट की जा सकती है। वैसे तो अंदाजन 3 घंटे तक बॉडी डोनेट हो जानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है तो थोड़ा टाइम बढ़ भी सकता है, लगभग 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 15 घंटे। लेकिन जैसे गर्मी बहुत तेज है तो वहाँ 30 घंटे से डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ डिले भी हो रहा है तो उस कंडीशन में बर्फ के अंदर उस बॉडी को रखना चाहिए। सबके मन में एक संदेह होता है कि हमारी डेथ हो गई तो हमारा अंतिम संस्कार, अगर हमने बॉडी डोनेट कर दी तो हमारा अंतिम संस्कार कैसे होगा। अंतिम संस्कार जो कि हमारे हिंदू धर्म में अग्निकर्म को ही माना गया है। अग्नि जब हम देते हैं देव को अग्नि में जब जलाते हैं वही हमारा अंतिम संस्कार होता है। लेकिन आजकल मैं बताना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिक या विद्युत शवदग्ध होते हैं, वहाँ पे उसका त्याग किया जाता है। तो अग्नि से जो रिलेटेड चीज़ थी वो तो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो विद्युत डाकघर भी होते हैं, वहाँ पे भी इंक्यूबेशन होता है। तो इसमें ये है कि अंतिम संस्कार के लिए हमारे शरीर के जो नख दंत और हमारे जो मेन है, हमारा नींद है या फिर हमारे जो हेयर है वो ले लिए जाते हैं, वो रख लिए जाते हैं, उनसे ही हम अंतिम संस्कार करते हैं। और वो 12 दिन की जो प्रक्रिया है उसको निमित्त मान के हम पूरा अंतिम संस्कार के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अंतिम क्रिया किन चीजों से की जा सकती है। अगर हम बॉडी डोनेशन दे रहे हैं तो 12 दिन के जो कार्य हैं वो हमारी बॉडी से क्या चीज की जाती है जिसके थ्रू हो जाती है। पीछे वाले बच्चों से थोड़ा पूछूं बहुत ज्यादा इस तरीके से बताइए कौन बताए जल्दी। क्यों सुना नहीं आपने? नहीं सुना? धीरे आवाज आ रही है। धीरे आवाज आ रही है तो नहीं, ऐसा नहीं मान सकती मैं। ऐसा सुना किसी ने? वेरी नाइस। आ रही है नहीं आ रही है? कार्यों को करने की इच्छा शक्ति, कार्यों को करने की इच्छा शक्ति ही हमें वहां तक पहुंचाती है, ये ध्यान रखना। अगर हमें सुनने की इच्छा है तो हम सुनेंगे, अगर हमें सुनने की इच्छा नहीं है तो हम नहीं सुनेंगे। तो हम सब चाह रहे हैं कि हम सबका साथ मिले और आप लोग सुने। आजकल वैसे भी आपने देखा है कि हम प्रदूषण को बचाने के लिए बहुत बात करते हैं, तो जब अग्निकर्म किया जाता है तो उससे बहुत सारा धुआं होता है। तो कई लोग इस चीज़ के अगेंस्ट भी, और कई बार जो होता है लकड़ियाँ जलाने के लिए जो लकड़ियाँ ली जाती हैं तो पेड़ों को काटना पड़ता है। तो दोनों ही कंडीशन में पॉल्यूशन को बचाने के लिए विद्युत शवदग्ध होता है, वहाँ पर उसका बॉडी का क्रिएशन किया जाता है। तो ये था अंतिम संस्कार के बारे में। अंतिम संस्कार के लिए इसमें कई बार ऐसा होता है क्या बॉडी डोनेट करते समय किसी प्रकार का कोई खर्चा आता है? तो बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं आता है। या आप एम्बुलेंस देते हैं तो जब डेथ हो जाती है तो परिवार वाले जो सदस्य होते हैं वो हॉस्पिटल में फोन करते हैं, हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं, वो एम्बुलेंस में आपकी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं और पीछे पीछे कुछ दूर तक रिलेटिव जाते हैं और फिर बाद में वो डेड बॉडी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो इसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं आता है।
अब इम्पोर्टेंट चीज आती है बॉडी डोनेशन के बारे में तो हमने बात की है, लेकिन कौन बॉडी डोनेट नहीं कर सकता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? कौन बॉडी डोनेट नहीं कर सकता? जितनी भी कॉन्टेजियस डिजीज होती है, कॉन्टेजियस डिजीज के बारे में कौन जानता है? कभी नाम सुना है कॉन्टेजियस डिजीज? सुना है? नहीं। आप लोगों ने किसी ने सुना है? जितनी भी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है उनको कॉन्टेजियस डिजीज बोलते हैं। तो अभी आपने देखा होगा जैसे कोरोना वायरस में एक इंसान से दूसरे इंसान में फैला था, स्वाइन फ्लू फैला था एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो इस तरह की जितनी भी केसेस होती हैं उसमें क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस का ही हम केस ले लें, अगर कोई इन्फेक्टेड कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड डेड बॉडी हॉस्पिटल में आती है और स्टूडेंट्स जो होते हैं उस पर अपना डाइसेक्शन करते हैं, तो स्टूडेंट्स को भी डर रहेगा, उनके साथ भी जो टीचर्स हैं उनको भी डर रहेगा कोरोना वायरस फैलने का, और उनको जब अपने घर पे जाएंगे तो उनके पेरेंट्स को, उनके भाई बहनों को भी कोरोना वायरस फैलने का डर रहेगा। तो इस तरह से एपिडेमिक और फिर उसके बाद पैंडेमिक फैलने की जो कंडीशंस होती हैं, एपिडेमिक महामारी और विश्व में जब फैल जाती है तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। तो इस तरह की जो डिजीजेस होती हैं जहाँ पे इस तरह की बीमारियों का खतरा होता है वहाँ पे बॉडी डोनेट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अभी कोरोना वायरस के टाइम पे और स्वाइन फ्लू के टाइम पे भी। दूसरा जो होता है सीवियर इन्फेक्शन डिजीज, कोई भी इन्फेक्शन सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे भी हम बॉडी डोनेट नहीं कर सकते। तीसरा एक्सीडेंट के जो केसेस होता है, बर्न के केसेस होता है, जले हुए जो केसेस होते हैं उनको ही डोनेट होगा। पॉइजन के केसेस नहीं होते हैं, जब शरीर क्षत विक्षत हो जाता है या बॉडी हमारी टॉर्न हो जाती है उस कंडीशन में भी हम लोग बॉडी डोनेट नहीं कर सकते हैं। पोस्टमार्टम की कंडीशन में क्या किसी को टीबी हो रही है तो नहीं कर सकते, कैंसर है, HIV पॉजिटिव केस है, जिसको एड्स है या फिर मेडिकल लीगल केसेस हैं, इन सब में हम बॉडी डोनेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर? बताएगा कोई कि 5 बार नहीं कर सकता है? ये तो यस इसको कोई ऐसा क्योंकि आपकी आवाज आपके दोस्त ज्यादा अच्छे से ऐसे वायरस रहते हैं कुछ जो एक से दूसरे को फैलते हैं। ऐसे वायरस होते हैं जैसे कोरोना वायरस है, स्वाइन फ्लू है, किसी को HIV होता है, एड्स होता है, तो एक्सीडेंट भी होता है किसी में। तो ऐसे बीमारी से किसी को चीज को आपने बताया इसके अलावा इन्होंने क्या चूज किया है? कोई बताना चाहेगा कि इनने कुछ 1-2 पॉइंट छोड़े हैं, वो क्या क्या छोड़े हैं? हाँ, नशे के लिए देखिए नशे भी बहुत तरह के होते हैं, तो नशा जिसमें आपकी बॉडी को कोई डैमेज ना हुआ हो, आपका हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सारे अगर वेल हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। अब और कुछ है क्या है? किसी को ध्यान आ रहा है कि क्या रहा है? हाँ, याद आ रहा है मुझे क्या? अगर कोई बॉडी बर्न हो जाती है, राइट, तो हम उसका बॉडी डोनेशन नहीं कर सकते। अगर वैसे तो हमें जो हमें बोलने वाली है उसको कभी जिंदगी में विचार में ही नहीं लाना है किसी भी, और ना लोगों को अगर किसी भी तरीके का इस तरह की सोच है तो उससे भी दूर करना, राइट। क्योंकि मैं युवा शक्ति आप बैठे हो इसलिए मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये आज हम सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं और हम उस चीज को नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का ऐसा स्टेप उठाए या बड़ा भी उठाए या हमारे घर में भी कोई इस तरह का स्टेप उठाए, हम वो भी नहीं चाहते। लेकिन क्या बोला था मैम ने, अगर किसी ने पॉइजन लिया है ना,
तो वो बॉडी नहीं होती, राइट। ये चीजें ध्यान रखनी है कि क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, और इससे तो हमें दूरी रहना है। ये तो कितना भी हम सफर में तकलीफ हो, हम कितने भी हमारे हर्डल्स हो, हमें पार करना है, हमें हिम्मत दिखानी है, क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं। नशा किसी भी तरह से शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा करना ही नहीं है। इसको डैमेज होगा। नशा करना है तो ईश्वर का नशा करना है। तो हमारे बॉडी लगाना और बॉडी यूनिट नहीं कर सकता है। तो जो अंगदान जिन्होंने अंगदान के लिए जो संकल्प पत्र बना होता है वो भी बॉडी की यूनिट नहीं कर सकते, लेकिन यदि उन्होंने नेत्रदान और होठादान के लिए संकल्प पत्र बनाया है तो वह बॉडी यूनिट कर सकते हैं। कई बार कई लोग होते हैं जो नेत्रदान कर देते हैं और कहते हैं कि हमने बॉडी डोनेशन का फॉर्म भर दिया। तो यहाँ पर अंगदान और नेत्रदान के बीच में क्या डिफरेंस है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अंगदान में जो हमारी डेथ दो तरह से होती है, या तो नेचुरल डेथ होती है या फिर ब्रेन डेथ होता है। तो ब्रेन डेथ की कंडीशन में जब 4 डॉक्टर्स मिलकर हमारे शरीर को डेथ डिक्लेयर कर देते हैं या ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर देते हैं, तो हमारा हार्ट, लीवर, लंग्स, किडनी, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट और फीमेल्स है तो यूट्रस, ये ऑर्गन्स बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। और इसके साथ इसके अलावा कुछ टिश्यूज होते हैं जैसे कि कॉर्निया, आइस का जो कॉर्निया पार्ट होता है वो, बोन्स और टेंडन्स, लिगामेंट्स, स्किन, हार्टबोन भी निकाल दिए जाते हैं और बॉडी को वापस रिटर्न कर दिया जाता है। और नेचुरल डेथ की जो कंडीशन होती है उसमें जितनी भी टिश्यूज होते हैं, कॉर्निया, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, स्किन, हार्टबोन, इनको निकाल के और वापस बॉडी डोनेट की जाती है। वापस बॉडी रिटर्न पेरेंट्स या जो अपने परिजन होते हैं या परिवार वाले होते हैं उनको बॉडी लौटा दी जाती है जिससे कि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन जब देहदान की बात आती है, देहदान में जब बॉडी डोनेट हो जाती है तो कोई भी पार्ट जो है वो लौटाया नहीं जाता, उसके सिर्फ नख, दंत और बाल, इनसे ही अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जो मेन डिफरेंस है वो देहदान और अंगदान में यही है कि अंगदान में बॉडी को लौटाया नहीं जाता है, और उससे अंगदान में बॉडी को लौटा दिया जाता है और देहदान में बॉडी को लौटाया नहीं जाता है। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं देहदान के बारे में? आज आप जितने भी देते हैं आपके टेररिस्ट तो सुन रहे हैं, आज की डेट में जो टेररिस्ट है अपने टेरर फैला के रखते हैं, ठीक है ना, टेररिस्ट नाम सब जानते हैं। उसी तरह से प्राचीन काल में राक्षस या फिर असुर हुआ करते थे, ठीक है, सुना होगा राक्षस या असुर का नाम भी। और जैसे कि उनका टेररिस्ट को खत्म, टेरर को खत्म करने के लिए, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए CMPM इन्वॉल्व होता है। उसी टाइम में पहले के जमाने में राजा महाराजा इन्वॉल्व हुआ करते थे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब राजा इंद्र को वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा टेरर, बहुत ज्यादा रकम करवा रखा था, तो उस वक्त महर्षि दधीचि ने आतंक से बचाने के लिए अपने शरीर का डोनेशन कर दिया था, और जिससे उनकी अस्थियां निकालकर शस्त्र बनाए गए थे। और इंद्र ने उस अस्त्र का नाम रखा था वज्र। तो उसी वज्र से उस राक्षस का संहार किया गया था। तो ये जो परंपरा चली आ रही है देहदान की, बहुत पुराने समय से चली आ रही है। आपने किसी ने आचार्य सुश्रुत का नाम सुना है? सुना है? तो आचार्य सुश्रुत 2000 वर्ष पूर्व काशी में इन्होंने जन्म लिया था, और सबसे पहले कैटेगरी डिसेक्शन जो है इन्होंने ही किया था। इन्होंने पूरी डिसेक्शन करने के बाद पूरी बॉडी का अच्छे से अध्ययन किया था, पूरी बॉडी का रिसर्च किया था, और यही फादर ऑफ सर्जरी कहलाए गए। आज जितने भी आप मेडिकल कॉलेज में जाते हैं देखते हैं तो सबसे पहले फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुत का फोटो लगा हुआ होता है, या फिर इनके नाम से समाज
लगातार बने हुए होते हैं, जितने भी आप मेडिकल कॉलेजेस में चले जाएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने ऑपरेशन किया था कैटरेक्ट का, तो इनको फादर ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट मोतियाबिंद, कैटरेक्ट समझते हैं आप? मोतियाबिंद आँख में जब मोतियाबिंद बन जाता है इसका ऑपरेशन होता है तो उसको कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कैटरेक्ट सर्जरी और इसके प्लास्टिक सर्जरी सबसे पहले इन्होंने ही परफॉर्म की थी, तो इसीलिए इनको फादर ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहते हैं। यहाँ पर उनका रेफरेंस देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये पता चले कि ये कोई नई परंपरा नहीं है नेत्रदान की। नेत्रदान की परंपरा सदियों से चलती आ रही है, बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है। नेत्रदान करने में कोई नुकसान नहीं है। अब कुछ महत्वपूर्ण हस्तियां जिन्होंने पहली डोनेशन किया। एक्चुअली होता है क्या कि हम हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं, राइट? होते हैं ना, शाहरुख खान की स्टाइल के लोग बना देते हैं, बाल बना देते हैं, कोई किसी एक्ट्रेस को फॉलो कर रही है, कोई किसी एक्टर को फॉलो कर रहा है, तो हम हमारे सेलिब्रिटीज को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो लेकिन कुछ अच्छे काम के लिए यदि हम उनको फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुरे काम के लिए कभी उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ रेफरेंस देना चाहूँगी, नाम बताना चाहूँगी जिन्होंने नेत्रदान का संकल्प करा और अपनी बॉडी को भी मेडिकल कॉलेज में डोनेट किया। लीला सेठ, सबसे पहले है लीला सेठ। कौन कौन जानते हैं इनके बारे में? कभी नाम सुना है लीला सेठ का? पहली महिला थी जो चीफ जस्टिस थी, दिल्ली जस्टिस बनी थी, दिल्ली हाई कोर्ट की। इन्होंने अपनी देह का मरने के बाद अपनी देह का दान चिकित्सा के अनुसंधान के लिए। तो उसमें है ज्योति बसु। ज्योति बसु का नाम आप लोगों ने से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, शायद ज्यादा पुरानी बात नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ब्रेव लीडर थे ये, और इन्होंने फॉर्मर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। इन्होंने भी चिकित्सा अनुसंधान के लिए अपनी बॉडी का डोनेशन किया। संघ के कप्तान नेता नानाजी देशमुख, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा, इन्होंने भी बॉडी डोनेशन किया है। और सोमनाथ चटर्जी, फॉर्मर लोकसभा स्पीकर, इन्होंने भी बॉडी डोनेशन फॉर रिसर्च इन मेडिकल साइंस के लिए बॉडी डोनेशन किया है। इनको कौन कौन पहचानता है? आवाज आनी चाहिए यार तो। जिन्होंने देहदान किया भी है और देहदान के लिए संकल्प पत्र भी बना है। नॉर्मल किसी ने सुना थी? किसी को एक नाम भी याद नहीं है? कबीर का फोटो लगा हुआ है, उसके बाद भी नहीं पता पाया आपको। नमस्कार भाई, नो डाउट लीला सेठ, सोमनाथ चटर्जी, अमिताभ बच्चन, इन्होंने आई डोनेशन किया है और ये काम करके चल रहे हैं। देखिए, आई डोनेशन तो वैसे भी ऐसी चीज है जिसमें कोई किसी भी तरीके का कोई परेशानी है ही नहीं। आप जाते जाते अपनी आंखों को दे जाते हैं, दुनिया देखने के लिए खुद यहीं रह जाते हैं। हम चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हम यहीं रहेंगे और इस खूबसूरत दुनिया को देखते रहेंगे। तो उसके लिए, क्योंकि कोई परेशानी नहीं है ना, बॉडी बन जाती है, आईज वो लेते हैं, उसे यूज करते हैं किसी एक ऐसे के लिए जिसने इस खूबसूरत दुनिया को, इस रंगीन दुनिया को नहीं देखा है। वो भी आपकी आंखों से इस दुनिया की खूबसूरती को देखने लगता है और आपकी बॉडी भी वापस आ जाती है। जिसके साथ भी होता है उनकी बॉडी वापस आ जाती है और आपके कार्यक्रम के जो भी क्रम होते हैं, क्रियाक्रम जो भी, सब कुछ अपना विधि विधान से हो जाता है। तो एक आंखें तो ऐसी चीज है जिसे हमें बिना सोचे समझे ही दान कर देना चाहिए, राइट? क्योंकि हम दुनिया ऐसे लोगों को सहायता देके जा रहे हैं जिन्हें सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये एक बहुत बड़ा दान हो जाएगा। और जाने के बाद तो कौन याद करता है? 12 दिन बाद में भूल जाते हैं सब। जिंदगी चलती रहेगी, हम कहीं
बिल्कुल सही कहा अमिता जी ने, नेत्रदान हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अखिल भारतीय बागवानी महिला सम्मेलन पिछले 2 सालों से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अंगदान नेत्रदान पर बहुत अधिक कार्य कर रहा है। हमने बहुत सारे अंगदान के फॉर्म्स भी कर रहे हैं, नेत्रदान के फॉर्म कर रहे हैं, और अब तक अंगदान नेत्रदान प्रकल्प द्वारा रास्ता में नेत्रदान के संकल्प पत्र भी भरे जा चुके हैं। कई सारे संकल्प पत्र बन चुके हैं, और आगे हमारा ये जो पखवाड़ा चल रहा है, ये पूरा मंथ जो नेत्रदान अभी नेत्रदान प्रोग्राम जो चल रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम, उसके लिए हम और संकल्प पत्र भरेंगे। अंत में मैं यही कहूँगी कि हमारे शरीर को जलाया जाए। हमारा जो अंतिम संस्कार होता है वो 3 तरह से होता है, अग्नि से, जल से, या फिर भूमि पे दफना करें। तो अगर हमारे शरीर को जलाया जाए, दफनाया जाए, या पानी में बहाया जाए, या जंगलों में यूं ही छोड़ दिया जाए, कई आर्टिस्ट होते हैं उनकी डेड बॉडीज जंगलों में मिल जाती है, तो उससे बेहतर है कि हम समाज के उपयोग के लिए या मेडिकल रिसर्च के लिए अपने शरीर का दान कर जाए। तो मुझे लगता है इससे बेहतर काम कोई हो ही नहीं सकता। इसमें हमें ज़्यादा सोचने समझने की, मतलब बहुत ज़्यादा हमें नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आज मैंने आपको शायद काफ़ी सारी जानकारी दी है देहदान को लेकर, कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, किस तरह से अंतिम संस्कार होता है। मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ बताया है आपको। तो मैं यही चाहूँगी कि आज आप इस पर विचार करें, मनन करें, आप अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करें, आप अपने परिवार वालों के साथ बताएं कि देहदान जैसी भी कोई चीज़ होती है, और अपने जितने भी मिलने जुलने वाले हैं उनसे अपने विचारों को अभिव्यक्त कीजिए, अपने विचारों को बताइए देहदान को लेकर, और कोशिश करें कि हम समाज के उपयोग में आ पाएँ। थैंक यू सो मच। सच में लगेगा कि हाँ कुछ तो है, जाने के बाद भी हम कुछ तो कर सकते है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, और अगर हो सके तो इस प्रचार अभियान में हमारा साथ दीजिएगा। भला न कर सके जीते जी किसी का, भला न कर सके जीते जी किसी का, चलो मरने के बाद ही कुछ काम आए। भला न कर सके जीते जी किसी का, चलो मरने के बाद ही कुछ काम आए। जाते जाते इस जीवन से, जाते जाते इस जीवन से देवदान हम कर जाए। काया का मोह छोड़ रे प्राणी, काया का मोह छोड़ रे प्राणी, एक दिन फुर हो जाना है। काया का मोह छोड़ रे प्राणी, एक दिन फुर हो जाना है। देहदान कर रह जा जग में, देहदान कर रह जा जग में, वरना राख बन जाना है। मानव तन एक पुतला प्यारे, मानव तन एक पुतला प्यारे, जीवन भर एक डोर बंधा। बंधे रहते हैं ना हम बहुत सारे रिश्तों से, बहुत सारी हमारी ड्यूटीज से। तो मानव तन एक पुतला प्यारे, जीवन भर एक डोर बंधा। जग से जाते जाते बंधु, कर जा तू एक काम बड़ा। जग से जाते जाते बंधु, कर जा तू एक काम बड़ा। कदम बढ़ाकर जग में साथी, कदम बढ़ाकर जग में साथी, देहदान की अलग जगह। लास्ट, हे प्रभु, हे प्रभु, सोच सोच के जीवन बीता। हे प्रभु, सोच सोच कर जीवन बीता, क्या मैं लाया इस जीवन में। हे प्रभु, सोच सोच कर जीवन बीता, क्या मैं लाया इस जीवन में। क्या मैं लेकर जाऊंगा अंत समय में, क्या मैं भी ढेर राख बन जाऊंगा। तो प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, सुन बच्चे तू मान ले मन की, सुन बच्चे तू मान ले मन की, दुनिया के भीतर रह जा। देहदान करके तू प्राणी, एक नई अलग जगह, एक नई सोच जगह। इससे पहले नेत्रदान पखवाड़ा गया था, तो हम उसी से रिलेटेड पोस्टर्स लगवाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखते हैं। अगर आपकी टीम, आपके बच्चे, आप लोग कभी भी हमारा इसमें साथ देना चाहें, आप हमें बता सकते हैं। हम एक ग्रुप, क्योंकि पूरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का एक साथ बना रहे हैं, तो वो आप उसमें जुड़ सकते हैं। आभार, धन्यवाद।
और मैं अब चाहूँगी ध्वनि जी को माइक देना उसके लिए